हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गोडो, जो कि लिखा है सैमुअल बेकेट ने। आज का हमारा लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑथर की बायोग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले, पब्लिशिंग एंड पॉपुलैरिटी, सेटिंग, थीम्स, सिंबल्स, कैरेक्टर्स और ये प्ले जो है कौन से जॉनरा में फॉल करता है। सबसे पहले देखेंगे सैमुअल बेकेट की बायोग्राफी। सैमुअल बेकेट 13 अप्रैल 1906 में आयरलैंड में पैदा हुए थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग पीपल थे और एट द एज ऑफ 14 इन्होंने भी उसी स्कूल से ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की जहाँ से ऑस्कर वाइल्ड ने की थी। सैमुअल बेकेट को अपनी कोटेशन आई हैड लिटिल टैलेंट फॉर हैप्पीनेस की वजह से बहुत माना जाता है। इनकी लाइफ ज़्यादातर डिप्रेशन में ही गुजरी थी। घंटों ये अपने कमरे में बंद रहते थे और लोगों से ज़्यादा बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे। लंबी लंबी बातों से भी इन्हें चिढ़ थी। इनका खुद का कहना था कि इनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई फीलिंग्स है ही नहीं, ना इनके अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स है जिससे ये जाहिर हो कि ये एक ह्यूमन बीइंग है। ये इनका जो सेंस ऑफ डिप्रेशन है ये हमें ज़्यादातर इनके वर्क्स में भी, राइटिंग्स में भी देखने को मिलता है। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो वेटिंग फॉर गोडो है, जिसमें स्ट्रगल दिखाई गई है। सैमुअल बेकेट को सबसे ज़्यादा एडमायर इनके एब्सर्डिस्ट प्ले राइट होने की वजह से किया जाता है। इंटरनेशनल फेम भी इन्हें इसी वजह से, एब्सर्डिज्म की वजह से ही मिला था। इन्हें इनके जो वर्क्स हैं वो 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुके हैं। इन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को मिला के ही अपने वर्क को प्रोड्यूस किया था। 1969 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और इनके टाइम के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा था कि ये सेंचुरी का एक डिज़र्विंग प्राइज़ है और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मार्टिन नेस्लिन ने भी कहा है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड में सैमुअल बेकेट एक की फिगर है। इनके नोटेबल वर्क्स की बात करें, इनमें मॉली, मेलोंडाइज, द अननेमेबल, वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम, लास्ट स्टेप, हाउ इट इज़ हैप्पी डेज, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात करें इनकी डेथ की तो 1980s में आके इनकी सेहत जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई थी। 1989 में इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी तो ऑस्कर वाइल्ड ने सैमुअल बेकेट ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था, यानी कि ज़्यादातर बाहर कहीं नहीं आते जाते थे, बस एक रूम में रहते थे जहाँ पे विजिटर्स इनसे मिलने आते रहते थे और वहीं ये अपनी राइटिंग प्रोड्यूस करते रहते थे। उसके अलावा 22 दिसंबर 1989 में एक हॉस्पिटल में इनकी भी डेथ हो गई थी। अब अगर बात करें वेटिंग फॉर गोडो की तो ये एक ट्रैजिक कॉमेडी और एक एब्सर्ड प्ले है। वेटिंग फॉर गोडो 1952 में सबसे पहले लिखा गया था फ्रेंच में और इसे 1953 में ट्रांसलेट किया गया था और पब्लिश कराया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। फ्रेंच में इसका नाम जो था एन अटेंडेंट गोडो था और इंग्लिश में है इसका नाम वेटिंग फॉर गोडो। और ये एक यानी कि थिएट्रिकल सक्सेस इसे किस वजह से मिली थी, एक एब्सर्ड प्ले होने की वजह से, यानी कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ये एक इनोवेटिव ड्रामा है। अब मैंने यहाँ बात की है एक तो ट्रैजिक कॉमेडी की और दूसरा एब्सर्ड थिएटर की, तो मुझ पर ये वाजिब है कि मैं आपको बताऊँ ये दोनों जो टेक्निक्स यहाँ यूज़ की गई हैं ये लिटरेरी एलिमेंट्स हैं कौन से। तो ट्रैजिक कॉमेडी है ये नॉवल या कोई ऐसा प्ले जिसमें दोनों एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, कॉमेडी के भी और ट्रेजिडी के भी। ट्रैजिक कॉमेडी क्या है, एक जॉनरा है लिटरेचर का। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है वेटिंग फॉर गोडो, जिसमें हमें कॉमेडी भी देखने को मिलती है और ये एक ट्रेजेडी भी है। किस तरह से कि यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर्स नज़र आते हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं गोडो का और पूरे प्ले में वो गोडो आता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लाफ्टर तो दिखाया गया है, कॉमेडी तो है, लेकिन जो सैमुअल बेकेट का राइटिंग स्टाइल है, पेक्यूलियर राइटिंग स्टाइल, उसमें ना डार्क कॉमेडी हमें देखने को मिलती है। सैमुअल बेकेट ने खुद ही डिफ़ाइन किया था लाफ्टर को 2 टाइप्स में, कि एक तो बिटर लाफ्टर होता है और दूसरा होता है एथिकल, और उसकी जो राइटिंग्स है उनमें बिटर लाफ्टर हमें देखने को मिलता है। ट्रैजिक कॉमेडी हो गई, उसके बाद है एब्सर्ड प्ले। एब्सर्ड चीज़ वो चीज़ होती है जिसमें कोई मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंगलेसनेस, पर्पसलेसनेस को शो करता है और एक्शन तो कोई होता ही नहीं है इसमें। यानी कि ये जो वेटिंग फॉर गोडो है ये भी एक एब्सर्ड प्ले है और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एब्सर्ड प्ले की। इसी वजह से ही सैमुअल बेकेट को बहुत ही ज़्यादा फेम मिला था और यहाँ इस पूरे प्ले में हमें मीनिंगलेसनेस दिखाई गई है, कोई पर्पस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे पता चल सके, क्योंकि जो दो कैरेक्टर्स थे व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, वो पूरे प्ले में हमें इंतज़ार करते नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि उनका इंतज़ार, ऐसा लगता है नहीं, ऐसा ही है कि उनका इंतज़ार रायगा गया है क्योंकि वो जिस गोडो का इंतज़ार कर रहे थे वो पूरे प्ले में आता ही नहीं है। ये हो गया एब्सर्ड प्ले। फिर उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें अगर वेटिंग फॉर गोडो की, तो क्योंकि ये एक एब्सर्ड प्ले था इसी वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा फेम मिला था। अब एब्सर्ड प्लेस जो होते हैं वो 1950s और 1960s के बीच में लिखे गए थे और ये जो इनमें बहुत सारे राइटर्स थे सैमुअल बेकेट के साथ जिन्होंने ही इस जॉनरा में आकर लिखना शुरू कर दिया था।
सेटिंग की बात करें तो कंट्री साइड एक रोड नज़र आता है जिसके साथ एक लीफलेस ट्री दिखाया गया है। उसकी और दो कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन, जो कि पूरे प्ले में इंतज़ार करते रहते हैं गोडो की, जो कि पूरे प्ले में आता ही नहीं है। ये हो गई इसकी सेटिंग। इसके जो बेसिक थीम्स हैं उनमें ह्यूमर दिखाया गया है, एब्सर्डिज्म है, नाहिलिज्म है। अब ह्यूमर तो हो गया क्योंकि ये एक कॉमेडी है जिसमें ऐसे एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है। और दूसरे कैरेक्टर्स की जो लाफ्टर है वो बज़ाहिर तो हमें हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो हम पहले बात कर चुके हैं क्योंकि उनकी लाफ्टर जो है वो बिटर लाफ्टर है। और ह्यूमर किस तरह दिखाया गया है कि पागलपन दिखाया गया है। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन ऐसे ही फजूल सी बातें करते रहते हैं जिनसे ह्यूमर क्रिएट होता है। और जो दूसरे कैरेक्टर हैं पोजो और लकी, उनका कैरेक्टर जो है वो भी फ़नी दिखाया गया है। द एब्सर्ड जो है थीम वो दिखाया गया है कि मीनिंगलेसनेस दिखाई गई है। इनकी जो पूरी की पूरी बात होती है और पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है प्ले का, पूरे प्ले में कोई पर्पस नहीं दिखाया गया, मीनिंगलेसनेस दिखाया गया है। नाहिलिज्म कहते हैं रिजेक्शन ऑफ ऑल द रिलीजन्स एंड प्रिंसिपल्स, कि ह्यूमैनिटी जो है वो सफ़र कर रही है और नौज़बिल्ला गॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। वेटिंग दिखाई गई है, जैसा कि टाइटल से ही जाहिर है, वेटिंग फॉर गोडो। गोडो का वेट हो रहा है लेकिन गोडो पूरे प्ले में कहीं पे भी नहीं आता। मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ दिखाई गई है। एक इसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं जिससे लाइफ की मीनिंगलेस दिखाई गई है, जैसे कि एक लीफलेस ट्री दिखाया गया है और रोप दिखाई गई है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कुछ भी जाहिर नहीं होता, वो मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ दिखाई गई है। डार्कनेस दिखाई गई है नाइटफॉल से। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। सफरिंग दिखाई गई है। अब सफरिंग यहाँ पे किसकी दिखाई गई है? एक तो लकी की है कि वो स्लेव है, और दूसरा जो एस्ट्रागॉन का कैरेक्टर है वो भी बेचारा सफ़र कर रहा है क्योंकि उसके बूट में कंकर चला जाता है और वो उसके दर्द की वजह से ही परेशान रहता है। फ्रेंडशिप दिखाई गई है। फ्रेंडशिप है एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर की। इनकी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एस्ट्रागॉन के लिए व्लादिमीर की प्रोटेक्शन से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिससे सिंबलिज्म इस प्ले में यूज़ किया गया है वो है, ट्री का है एक सिंबल, लकी का जो बैग है वो, पोजो की जो रोप है जिससे उसने बांधा हुआ है लकी को, और नाइटफॉल हैट। इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्री जो है ये किस लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, ताकि इस जो सेटिंग को एक ऑर्गेनिक सेटिंग का ना एक रुख दे दिया जाए। दूसरा, उसके ऊपर कोई पत्ते तो है नहीं, इससे मीनिंगलेसनेस ज़ाहिर हो रही है उस ट्री की। अच्छा, एक दिन एक्ट 1 में, यानी कि पहले दिन एक्ट 1 में वो ट्री जो है बिल्कुल खाली है, उसके ऊपर कोई पत्ते शत्ते नहीं है, ठीक है। अब अगले दिन जो है उसके ऊपर वो थोड़ा सा ना लीव्स से कवर हो गया, और लीव्स कितने होते हैं, गिने चुने 4 या 5 लीव्स आए हुए होते हैं, क्योंकि व्लादिमीर कहता है ना कि यहाँ देखो थोड़ी सी जो चेंजिंग आई है, यहाँ पे अब ट्री के ऊपर थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ अभी भी ज़्यादा नहीं है, 4 और 5 पत्तों से पूरा दरख्त जो है वो कवर नहीं हो जाता, लेकिन जो लैंग्वेज ऐसी यूज़ की गई है कि व्लादिमीर एस्ट्रागॉन से कहता है कि अब ये जो ट्री है ये लीव से कवर हो चुका है। एक तो ये हो गया ट्री का सिंबलिज्म कि लाइफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, ये कुछ क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि ये जो ट्री है ये सिंबलाइज कर रहा है क्रिस्ट के क्रॉस को, क्योंकि व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन जब इंतज़ार करते करते थक जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम भी ना यहीं पे रस्सियाँ लटका के खुद इंतज़ार करते हैं, वो खुद को हैंग करने की कोशिश करते हैं। अभी उनका मतलब मकसद ये होता है कि वो इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे, लेकिन उनके काम से यही ज़ाहिर होता है कि वो खुद को फांसी देना चाहते हैं। लकी का जो बैग है इससे बर्डन, ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? बर्डन को ज़ाहिर करता है और इंस्लेवमेंट को ज़ाहिर करता है। लकी ने 2 बैग उठाए हुए होते हैं एक्ट 1 में भी और एक्ट 2 में भी, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें तो हैं वो पोजो की होती हैं, और एक्ट 2 में आके रिवील होता है कि एक बैग में तो चलो ठीक है सामान था, दूसरे बैग में और कुछ नहीं था, सिर्फ रेत थी, सैंड थी और कुछ भी नहीं था। अब ये चीज़ें क्या है? इंस्लेवमेंट को और बर्डन को ज़ाहिर कर रही हैं, और वो भी मीनिंगलेस बर्डन है, किसी काम का नहीं, कि ज़िंदगी में मीनिंगलेस बर्डन ऑफ लाइफ जो है उस चीज़ को ये ज़ाहिर किया गया यहाँ पे। पोजो की जो रोप है जिसे उसने ना लकी के गले में डाला होता है और उसे पकड़ा होता है। अब ये तो एक तो कनेक्शन है मास्टर और स्लेव के बीच। दूसरा, अब यहाँ पे मास्टर और स्लेव को अगर ना देखें तो गॉड और जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग्स, इनके बीच भी एक रस्सी है। अगर यहाँ पे बिलीफ तो कोई नहीं दिखाएगा ना, वो एक इनविजिबल रोप है जो इंसान को उसके गॉड के साथ रिलेट कर देती है। ये हो गया। और दूसरा, पोजो की जो रोप है ये भी ज़ाहिर करता है कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, क्योंकि जब वो रोप लंबी होती है तो पोजो और लकी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, जब रोप छोटी हो जाती है तो वो कम हो जाता है डिस्टेंस। नाइटफॉल जो है ये डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डार्कनेस जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करती है, और नाइटफॉल जो है इसमें ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि वो लोग चाहते हैं
अपने आप को फांसी देना चाहते हैं कि चलो ठीक है, हमारा इंतज़ार जो है किसी न किसी तरह ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल नाइटफॉल भी ऐसा है कि इंसान ज़िंदगी की मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर लेगा। हैट यहाँ पे थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। हैट किसके हम सर दिखाई देती है सर पे, लकी ने जब हैट पहना होता है तो वो बहुत ही फिलोसफिकल उसकी टॉक होती है, ठीक है, वो बातें करना, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर मानता है पोजो के कहने पे वो हैट पहनता है और बातें करना शुरू कर देता है एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर के साथ। जब व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन अपनी हैट्स चेंज करवाते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं, ठीक है, दोनों ही उसके साथ लकी के साथ, तभी वो बातें करते नजर आते हैं। जब हैट उतार देते हैं तब वो डम होते हैं। तो यहाँ पे थिंकिंग और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ये हैट। और जो नेम्स हैं, अब नेम्स जो है ये भी क्या किस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं, मीनिंगलेसनेस को, पर्पसलेसनेस को। कोई भी पर्पस नहीं है यहाँ पे। नेम्स कौन कौन से दिखाए गए हैं हमें यहाँ पे, एक तो एस्ट्रागॉन का फ्रेंच में मीनिंग वो कहते हैं कि होता है वाटर, और जो गोडो है ये मीनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि ये गोडो है गॉड से, ठीक, गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नेम। और ये मीनिंगलेस किस लिए है, क्योंकि गोडो तो पूरे प्ले में आता ही नहीं है। इसका मतलब है कि कोई गॉड है ही नहीं, गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ह्यूमैनिटी जो है वो सफ़र कर रही है। यहाँ पे नेम्स हो गए क्योंकि पर्पसलेसनेस दोबारा दिखाई गई है। यहाँ पे जो बूट है, अब ये बूट भी सफरिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। वो किस तरह से सिम्बलाइज करता है कि जो एस्ट्रागॉन का बूट है वो उसके लिए अब एक पेन बन गया है। वो बेचारा बार बार उसके पाँव में कुछ चुभता है, वो देखने की कोशिश करता है कि क्या है, लेकिन उसे नज़र नहीं आता, उससे उस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है। सफरिंग हो गई यहाँ पे। और जो बोन दिखाई गई है ये पॉवर्टी को जाहिर करती है। पॉवर्टी को किस तरह से जाहिर करती है कि जो बैग से ये जो कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन, उनके पास इनफ फूड भी नहीं है कि वो बेचारे अपने भूख मिटा सकें, और वो लोग भीख मांगते हैं, दूसरों से मांगते हैं। वो पोजो से खाना मांगते हैं कि चलो तुम जो खा रहे हो वो हमें भी दे दो। तो वो उन्हें, पोजो खुद तो खाना खाता है और जो उसकी बोन होती है वो लकी को दे देता है, और लकी सिर्फ हड्डियाँ ही खाता है और कुछ नहीं। तो ये किस चीज़ को जाहिर करते हैं यहाँ पे, पॉवर्टी को। ये हो गया इसके। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की, तो मेजर कैरेक्टर है व्लादिमीर का, जो कि दूसरे कैरेक्टर्स के मुकाबले में थोड़ा सा मैच्योर दिखाया गया है। एस्ट्रागॉन इस कैरेक्टर को डीडी बुलाता है, और दूसरा एक लड़का आता है जो कि इसे मिस्टर एल्बर्ट कह के पुकारता है। ये दूसरे अपने कैरेक्टर्स के मुकाबले में थोड़ा सा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल दिखाया गया है। एस्ट्रागॉन का कैरेक्टर है दूसरा मेजर कैरेक्टर, जो कि व्लादिमीर जिसे कहता है गोगो, और ये थोड़ा सा वीक और हेल्पलेस दिखाया गया है बनिस्बत व्लादिमीर के। इसके लिए व्लादिमीर की प्रोटेक्शन से बढ़कर और कुछ नहीं होता। इसकी जो मेमोरी है वो ख़राब होती है, क्रॉनिकली इसकी पुअर मेमोरी होती है। इसे याद भी नहीं रहता कि पिछले दिन क्या हुआ था। व्लादिमीर को इसको याद दिलाना पड़ता है कि पिछले रात क्या गुजरा था, क्या बात हुई थी, और कौन सा इवेंट इनकी लाइफ में गुजरा था। अब पोजो का जो कैरेक्टर है ये एक पैसेंजर है। जब व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन एक दरख्त के नीचे बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं तो ये पास से गुजरता है, और इसके साथ एक इसका स्लेव होता है लकी। और इसने ना गले में, अपने स्लेव के गले में रस्सी डाल रखी होती है, उसे ही पकड़ के चल रहा होता है। अब ये जो फर्स्ट एक्ट में तो ये उनके साथ बात करता है और उनकी सोच को एक डाइवर्जन देता है, लेकिन सेकंड एक्ट में जब ये आता है तो ये ब्लाइंड होता है और इसे बिल्कुल भी याद नहीं होता कि ये व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन से पहले मिल चुका है। ये हो गया कैरेक्टर। और अगला कैरेक्टर है लकी का कैरेक्टर। ये लकी जो है पोजो का स्लेव है, और दूसरा ये पोजो के बैग उठाए भेजता है उसके लिए, और उसके ऑर्डर मानता रहता है, उसके लिए स्टूल रखना, उसके हैंकरचिफ पकड़ना, सारी चीज़ें। एक्ट 1 में ये एंटरटेन करता नज़र आता है डांस से, और दूसरा ये बातें भी करता है, इसकी थिंकिंग भी होती है, वो भी हमें दिखाई गई है। और दूसरा एक्ट 2 में जब ये आता है तो एक्ट 2 में ये डम्ब होता है। एक लड़का है, एक कैरेक्टर जो बॉय का कैरेक्टर है वो मैसेंजर का है, यानी कि मैसेंजर 1 जो एक्ट 1 में आता है और मैसेंजर 2 जो दूसरे एक्ट में आता है। अब ये लड़का कहा जाता है कि ये एक ही है, लेकिन ये सिर्फ ये किसके लिए काम करता है, गोडो के लिए काम करता है। उसका मैसेज लेके आता है और कहता है कि गोडो जो है वो आज नहीं आएगा, वो कल आएगा। तो फर्स्ट एक्ट सेकंड एक्ट में जब ये आता है तो कहता है व्लादिमीर से, मैं प्रीवियस नाइट जो लड़का आया था मैसेज देने तो वो मैं नहीं था, ये कोई और था, ठीक है। अब गोडो का जो कैरेक्टर है ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके ऊपर पूरा जो प्ले है वो बेस करता है। गोडो जो है इस व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन इसका वेट कर रहे होते हैं पूरे प्ले में। इसका जिक्र तो किया जाता है लेकिन ये अपेयर कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये कैरेक्टर जो है वो गॉड को रेफर करता है। आज का जो हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन का वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस समरी कोटेशन के साथ। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे।